दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से लेकर उपस्थित हुए हैं आरआरबी एनटीपीसी एएलपी ग्रुप डी की जो हमारी क्लास चल रही थी भौतिक विज्ञान की। आज उसका हमारा पार्ट 8 है। तो इसमें हम पिछले वर्षों में बार बार पूछे हुए प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं और यह क्लास रेलवे के अलावा अन्य किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं और इस क्लास को आप स्किप मत करें और अंत तक इस वीडियो को देखना। तो शुरुआत करेंगे हम पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार है। ए वस्तु के वास्तविक भार के तुल्य, बी शून्य, सी वस्तु के भार तथा द्रव के भार के अंतर के तुल्य, डी वस्तु का भार एवं उस पर कार्यरत ऊपरी प्रलोद के योग के तुल्य। और आरआरबी चंडीगढ़ टीसी 2002 में पूछा हुआ प्रश्न, आरआरबी जम्मू परीक्षा 2004 में पूछा हुआ यह प्रश्न है। तो देखते हैं यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी शून्य। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे इसकी व्याख्या को। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार शून्य होता है। संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। देखेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, जल पर लोहे के टुकड़े न तैरने का कारण है। ए लोहे द्वारा विस्थापित जल भार लोहे के भार से कम होता है। बी लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से अधिक होता है। सी लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार के बराबर होता है। डी यह जल का विस्थापन नहीं करता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा कि जल पर पृष्ठ लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है। ए लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, इसलिए लोहे का टुकड़ा पानी में डूब जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके व्याख्या को। दिया है, तैरने के नियम के अनुसार तैरने वाली वस्तु के स्थायी संतुलन के लिए केंद्र यानी कि मेटा सेंटर गुरुत्व केंद्र के ऊपर रहना चाहिए। लोहे के टुकड़े का भार उसके द्वारा हटाए गए जल के भार से अधिक होता है, जिससे वह जल में डूब जाता है। जब वस्तु द्रव पर तैरती है तो उसका भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, द्रव में आंशिक पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निम्नलिखित पर निर्भर करती है। तो यह किस पर निर्भर करती है, देखते हैं। ए ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। बी ठोस के द्रव्यमान पर। सी ठोस के भार पर। डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर यदि देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसकी व्याख्या को। उछाल की मात्रा ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करती है। प्रत्येक द्रव के अंदर डूबी हुई वस्तुओं पर एक उछाल बल लगता है। द्रव के जिस गुण के कारण उपरोक्त बल कार्य करता है वही गुण उत्क्षेप कहलाता है। इस गुण के कारण द्रव में पिंड पर ऊपर की ओर जितना बल कार्य करता है उसे उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्प्लावन बल
का परिमाण ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह ए प्रजनन में बाधा डालता है, बी मच्छरों के लिए उच्च विष है, सी लार्वा के सांस में बाधा डालता है, डी मच्छरों को भगाता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखा जाए कि इन चार ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं क्योंकि यह लार्वा के सांस में बाधा डालता है। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या को एक बार। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर तेल जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है, जिससे जल की सतह पर बनी तनाव झिल्ली टूट जाती है। फलस्वरूप लार्वा सांस नहीं ले पाते हैं तथा पानी में डूबकर मर जाते हैं और मच्छरों की वृद्धि रुक जाती है। तो आप यह एक्सपेरिमेंट अपने जगह या अपने जहाँ भी आप लोग रह रहे हो वहाँ पर यदि कहीं पर मच्छर किसी पानी के भराव के स्थान पर है, वहाँ पर आप मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल आप इस्तेमाल करके देख सकते हैं कि वहाँ पर जो मच्छरों का लार्वा होगा उस पानी में डालेंगे तो वहाँ पर वह नष्ट हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, एक टोंटी के मुख से निकलने तथा धारा रेखीय प्रवाह में ऊर्ध्वाधर गिरने वाला पानी एक तिरछे स्तंभ का रूप ले लेता है, अर्थात तरल स्तंभ का अनुप्रस्थ काट क्षेत्र नीचे जाते समय घट जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक यथार्थ स्पष्टीकरण है। ए पृष्ठ तनाव तरल के खुले पृष्ठ क्षेत्र को निरंतर घटाता रहता है। बी जैसे ही पानी के नीचे की ओर जाता है इसकी चाल बढ़ जाती है और इसलिए इसका दाब घट जाता है। इसके बाद यह वायुमंडल द्वारा संपीड़ित हो जाता है। आगे देखते हैं दो ऑप्शन और इसके। सी वाला ऑप्शन हमारा है, गिरता हुआ पानी अंतिम वेग तक पहुंचने की चेष्टा करता है और इसलिए ऊपर मुखी तथा अधोमुखी बलों को संतुलित करने के लिए अनुप्रस्थ काट क्षेत्र को घटा देता है। डी किसी अनुप्रस्थ काट से आगे प्रवाहित होने वाले पानी का द्रव्यमान अपवर्तित रहना चाहिए। इसके अलावा पानी करीब करीब असंपीडी होता है, इसलिए आयतन प्रवाह दर अपवर्ती रहनी चाहिए। चूंकि यह वेग x क्षेत्र के बराबर होती है इसलिए वेग के बढ़ने के साथ क्षेत्र घट जाता है। तो यह बहुत ही लंबा क्वेश्चन है और पूछा गया है आरआरबी इलाहाबाद सुपरवाइजर परीक्षा 2003 में। तो यदि आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आप पहले इसको छोड़ देंगे, क्योंकि इसको अगर लगाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर आप अपने समय को बहुत ही ज़्यादा वेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर इसका सही उत्तर देखें तो हमारा डी हो जाएगा। तो जब पेपर में ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है तो आप वहाँ पर छोड़ना सबसे बेहतर समझ सकते हैं। टाइम बचे तो आप दोबारा इस पर कोशिश कर सकते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 26 है हमारा, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे। ए ब्रिटेन से, बी जर्मनी से, सी यूएसए से, डी ग्रीस से, ई पोलैंड से। तो यहाँ पर सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे। तो वह किस देश से संबंधित थे, तो हो जाएगा सही उत्तर डी ग्रीस से। देखेंगे इसके सॉल्यूशन को थोड़ा सा। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज ग्रीस से संबंधित थे। जल के उत्क्षेप यानी कि बियॉन्ड फोर्स ऑफ
थ्रस्ट का अध्ययन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज था या किया था। आर्किमिडीज के अनुसार जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, उत्प्लावी बल निर्भर करता है ए तरल की गहराई पर, बी विस्थापित तरल के घनत्व पर, सी विस्थापित तरल के केवल आयतन पर, डी विस्थापित तरल के भार पर। तो यहाँ पर अगर सही उत्तर देखें हम इसका कि उत्प्लावी बल निर्भर करता है, तो यह किस पर निर्भर करता है? डी विस्थापित तरल के भार पर। और यह क्वेश्चन आरआरबी गोरखपुर में असिस्टेंट ड्राइविंग परीक्षा 2006 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखेंगे इसकी व्याख्या को एक बार। उत्प्लावी बल किसी वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। किसी तरल पदार्थ में डूबी वस्तु अपने आयतन के बराबर तरल पदार्थ विस्थापित करती है। विस्थापित तरल पदार्थ के भार के बराबर उत्प्लावन बल लगता है। यह सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। देखेंगे अगले प्रश्न को। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? ए न्यूटन ने, बी राइट ब्रदर्स ने, सी गैलीलियो ने, डी आर्किमिडीज ने। यहाँ पर देखें कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग या फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज जिसने की थी वह वैज्ञानिक है आर्किमिडीज। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे इसके सॉल्यूशन को। लॉ ऑफ फ्लोटिंग यानी कि प्लवन का नियम सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने की थी। इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उस वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 30। निम्नलिखित में से असत्य को चुनें। तो यहाँ पर हमको इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन सही हैं और चौथा ऑप्शन जो असत्य है उसको हमें बताना है। तो देखते हैं इसमें से कौन सा असत्य हो जाएगा। ए हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मापन की इकाई है। बी केल्विन तापक्रम मापन की इकाई है। सी बेल वातावरणीय दबाव मापन की इकाई है। डी ओम विद्युतीय प्रतिरोध मापन की इकाई है। 3 ऑप्शन जो सत्य हैं और तीसरा ऑप्शन कौन सा? चौथा ऑप्शन गलत है हमारा। तो इनमें से जो गलत है हमारा उसका सही उत्तर हो जाएगा सी बेल वातावरणीय दबाव मापन की इकाई है। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या को एक बार। वातावरणीय दबाव की इकाई बेल नहीं बल्कि वायुमंडलीय दाब है। शेष सभी विकल्प सुमेलित हैं। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मापन की इकाई है। केल्विन तापक्रम मापन की इकाई है। ओम विद्युत प्रतिरोध मापन की इकाई है। बेल ध्वनि तीव्रता मापने की इकाई है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, वैसलीन लेपित हुई क्षैतिज स्थिति में जल पृष्ठ पर धीरे धीरे से डुबोई जाती है। वह तैरती हुई प्रतीत होती है। यह घटना डैश का उदाहरण है।
ए कोशिका क्रिया, बी पृष्ठीय तनाव, सी आर्किमिडीज का सिद्धांत, डी तीनों में से कोई सही नहीं है। तो यहाँ पर इस खाली स्थान पर हमें क्या भरना है? तो इन 4 ऑप्शन में से इसका सही उत्तर देखिए तो हो जाएगा बी पृष्ठीय तनाव। यह घटना पृष्ठीय तनाव का उदाहरण है। देखते हैं इसकी व्याख्या को एक बार। वैसलीन लेपित हुई सुई को जब जल की सतह पर रखा जाता है तो जल की तनी हुई झिल्ली सुई के भार के कारण नीचे दब जाती है और पृष्ठ तनाव पीछे कार्य करने लगता है। यह पृष्ठ तनाव सुई के भार को संतुलित करता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो इनमें से 3 कथन दिए गए हैं और बाद में हमको कूट के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है। तो सबसे पहले हम कथन की ओर देखते हैं। एक, पिघलने पर ठोस सामान्यतया फैलता है। नंबर 2, पिघलने पर बर्फ सिकुड़ती है। नंबर 3, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। तो यहाँ पर देखें अगर कि पिघलने पर ठोस सामान्यतः फैलता है, सही है। पिघलने पर बर्फ सिकुड़ती है, यह भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 3, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, तो यह भी हमारा सत्य हो जाएगा। यानी कि तीनों यहाँ पर जब सत्य हैं तो ऑप्शन के अनुसार देखें ई वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 1, 2 एवं 3 तीनों ऑप्शन सही हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। दिया है, पिघलने पर सामान्यतया ठोस के आयतन में वृद्धि होती है, लेकिन बर्फ पिघलने पर सिकुड़ती है। बर्फ का घनत्व 0.92 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब पानी के घनत्व यानी कि 1 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब से कम होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, तेल दीप में बत्ती का तेल डैश के कारण ऊपर उठता है या चढ़ता है? ए दाब अंतर, बी केशिका क्रिया, सी तेल की निम्न श्यानता, डी गुरुत्वीय बल। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी तेल दीप में बत्ती का तेल केशिका क्रिया के कारण ऊपर उठता है। जैसे कि आप अपने घरों में देख रहे हैं कि जब हम लोग दीपक जलाते हैं उसमें मिट्टी का तेल भरा होता है। जो दीपक जल रहा होता है उसमें तेल लगातार ऊपर की ओर चढ़ता रहता है और दीपक जलता रहता है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है? केशिकीय क्रिया। देखेंगे इसकी व्याख्या को एक बार। तेल दीप में बत्ती का तेल केशिका क्रिया के कारण ऊपर उठता है। जिस नली का छिद्र केश के समान बारीक होता है उसे केश नली कहते हैं। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना केशकत्व कहलाती है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तेल में तैरती हुई एक वस्तु सदा अपना क्या विस्थापित करती है? ए तेल का वॉल्यूम, बी तेल का सरफेस एरिया, सी तेल का भार, डी तेल की गहराई, ई तेल का आधा वॉल्यूम। तो यहाँ पर इन 5 ऑप्शन में से देखें इसका सही उत्तर कि तेल में तैरती हुई वस्तु सदा अपना क्या विस्थापित करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार सही उत्तर हो जाएगा ए तेल का वॉल्यूम। और आरआरबी भुवनेश्वर में पूछा हुआ प्रश्न है।
देखते हैं इसकी व्याख्या को एक बार। तेल में तैरती हुई एक वस्तु सदा तेल का वॉल्यूम विस्थापित करती है तथा तैरती हुई वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए तेल के भार के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ए बैरोमीटर, बी हाइड्रोमीटर, सी हाइग्रोमीटर, डी मैनोमीटर। तो यहाँ पर यदि इन चार ऑप्शन में से इसका सही उत्तर देखें कि आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी हाइग्रोमीटर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, या इसकी व्याख्या को देखेंगे सबसे पहले। दिया है, आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। किसी ताप पर वायु के किसी आयतन में उपस्थित वाष्प के द्रव्यमान तथा उसी ताप पर वायु के उसी आयतन के संतृप्त करने के लिए आवश्यक वाष्प के द्रव्यमान के अनुपात की वायु की आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। उल्लेखनीय है कि अधो या अपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ए द्रव या द्रव्य का आपेक्षिक घनत्व, बी दूध की शुद्धता, सी वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता, डी समुद्र की गहराई। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा 36 का सी वायुमंडल में आर्द्रता, व्याप्त आर्द्रता या वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। देखेंगे इसके सॉल्यूशन को। वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता यानी कि वायुमंडल में जल वाष्प की उपस्थिति को नापने के लिए हाइग्रोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक दी गई वायु यानी कि क्यूबिक मीटर के आयतन में जल वाष्प की मात्रा को जाना जाता है। ए विशिष्ट आर्द्रता, बी सापेक्षिक आर्द्रता, सी मिश्रित अनुपात, डी निरपेक्ष आर्द्रता। तो यहाँ पर सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी निरपेक्ष आर्द्रता। बढ़ेंगे इसकी व्याख्या की तरफ। वायु के एक घन आयतन में जल वाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। सापेक्षिक आर्द्रता हवा के आयतन विशेष में किसी ताप पर उपस्थित जल वाष्प की मात्रा और उसी ताप पर उसी आयतन की हवा को संतृप्त करने वाली जल वाष्प की मात्रा का अनुपात होता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एक पात्र जिसमें पानी है एक बीम तुला पर साम्यता में है। जब कोई पात्र की तली और इसकी सतहों को बिना छुए पानी में अंगुली डालता है तो पात्र जिस पर रखा है उस तुला का पैमाना क्या हो जाएगा? ए झुकता है, बी ऊपर उठता है, सी स्थिर रहता है, डी अपूर्वानुमानित रहता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा 38 का सी स्थिर रहता है। देखेंगे इसकी व्याख्या को एक बार।
बीमा तुला पर जल से भरे पात्र को बिना छुए उसमें अंगुली डालने पर तुला पैमाना स्थिर रहता है, क्योंकि अंगुली पर लगने वाला उछाल नीचे की ओर लगने वाला बल बराबर और विपरीत होते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि ए दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, बी दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, सी दाब अधिक होने से गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है, डी दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर इस 4 ऑप्शन में से देखें तो यहाँ पर बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। देखेंगे इसके सलूशन को एक बार। दिया है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर जाता है। जब बर्फ के टुकड़ों पर परस्पर दबाते हैं तो संपर्क स्थान पर जल का गलनांक 0 डिग्री से नीचे होने के कारण उस स्थान की बर्फ गलने लगती है। दाब हटाने या हटा लेने पर संपर्क स्थान पर जल पुनः जम जाता है तथा टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ठोस की शुद्धता किसके कारण या किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? ए क्वथनांक बिंदु, बी गलनांक बिंदु, सी हिमांक बिंदु, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इन 4 ऑप्शन में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा बी गलनांक बिंदु। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी ठोस की शुद्धता उसके गलनांक बिंदु द्वारा निर्धारित की जाती है। यदि ठोस में कोई अशुद्ध विद्यमान है तो उसका गलनांक कम हो जाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? ए समुद्री पानी में कम संदूषण होता है, बी समुद्री तरंगें तैराक को अपने तैरने में सहायक होती हैं, सी समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, डी समुद्र में पानी का आयतन ज़्यादा होता है। तो इन 4 ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा सी समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। इस कारण तैराक नदी के पानी से बेहतर समुद्र के पानी में ज़्यादा अधिक तैर सकते हैं। इसकी व्याख्या को देखेंगे एक बार। प्लवन के लिए वस्तु का भार वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होना चाहिए, अर्थात वस्तु जितना अधिक दूर भार को विस्थापित करेगी उतनी ही आसानी से तैरेगी। समुद्री जल का घनत्व विभिन्न लवणों के घुले हुए या घुले होने के कारण साधारण जल से ज़्यादा होता है। घनत्व अधिक होने के कारण विस्थापित द्रव भार अधिक होता है, अतः उसमें तैरना आसान हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक जहाज नदी से समुद्र में पहुंचता है तब ए नीचे की ओर गिरता है, बी इनमें से कोई नहीं, सी वैसा ही स्तर बना रहता है, डी ऊपर की ओर उठता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर देखा जाए कि इन 4 ऑप्शन में से
एक जहाज एक नदी से समुद्र में पहुंचता है तब उसका स्तर कैसा रहता है? डी, ऊपर की ओर उठ जाता है। देखेंगे इसकी व्याख्या को। किसी ठोस के द्वारा हटाए गए द्रव का भार उसके कुल भार के बराबर होता है। समुद्र के नीचे या समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल से अधिक होता है। इससे जहाज समुद्र में नदी की अपेक्षा कम डूबकर ही अपने भार के बराबर जल हटा देता है, अर्थात जहाज ऊपर की ओर उठेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब कोई हवा का बुलबुला किसी झील की तलहटी से सतह तक आता है तो ए, यह चकती की तरह चौड़ा हो जाता है। बी, यह आकार में बढ़ जाता है। सी, यह आकार में कम हो जाता है। डी, इसका आकार वही रहता है। तो इन चार ऑप्शन में से इसका सही उत्तर देखें तो इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी, यह आकार में बढ़ जाता है। जब कोई हवा का बुलबुला किसी झील की तलहटी से सतह तक आता है तो यह आकार में बढ़ जाता है। देखेंगे इसकी व्याख्या को। किसी झील में गहराई में जाने पर दाब बढ़ता है और सतह की ओर आने पर दाब कम हो जाता है, यानी कि P बराबर HdG। इसलिए हवा का बुलबुला जब ऊपर की ओर आता है तो उस पर लगने वाला दाब कम हो जाता है, परिणामस्वरूप उसका आकार बढ़ जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 650 किलोग्राम द्रव्यमान की एक नौका पानी पर तैरती है। पानी के कितने आयतन को वह विस्थापित करेगी? ए, 0.42 घन मीटर। बी, 0.56 घन मीटर। सी, 0.65 घन मीटर। डी, 0.72 घन मीटर। तो यहाँ पर इन ऑप्शन के माध्यम से देखें कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सी, यहाँ पर इसका सही उत्तर है 0.65 घन मीटर। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दो 200 किलोग्राम भार की एक नाव पानी पर तैरती है। विस्थापित पानी का भार होगा ए, 100 किलोग्राम। बी, 0 किग्रा। सी, 400 किलोग्राम। डी, 200 किलोग्राम। तो यहाँ पर सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी, 200 किलोग्राम या 200 किग्रा। देखेंगे इसकी व्याख्या को एक बार। प्लवन के नियमानुसार कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से डूबी हुई तभी तैरती है जब उस वस्तु का भार वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। अतः नाव द्वारा विस्थापित द्रव का भार बराबर नाव का भार बराबर 200 किग्रा आ जाएगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब एक घनीय बर्फखंड 10 छोटे छोटे घनों में छिन्न छिन्न हो जाता है तब उसका तल क्षेत्र क्या हो जाएगा? ए, घटेगा। बी, अपवर्तित रहेगा। सी, बढ़ा होगा। डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर चार ऑप्शन में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा सी, बढ़ा होगा। देखेंगे इसकी व्याख्या को। जब एक घनीय बर्फखंड 10 छोटे छोटे घनों में छिन्न भिन्न हो जाता है तब उसका तल क्षेत्र यानी कि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। चूंकि बर्फ का
टूटना किसी दाब से संभव होगा, अतः टूटते समय दाब के कारण कुछ बर्फ पिघल जाएगी, जब यानी कि बर्फ के प्रगलन के समय आयतन बढ़ता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, थर्मस फ्लास्क में रखा गर्म द्रव किस प्रक्रिया से सुरक्षित रहने के कारण गर्म बना रहता है? ए. चालन, बी. संवहन, सी. विकिरण, डी. उपर्युक्त तीनों। तो इन ऑप्शन में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा डी. उपर्युक्त तीनों, यानी कि चालन के माध्यम से, बी. संवहन के माध्यम से और विकिरण के माध्यम से द्रव या गर्म द्रव थर्मस में गर्म बना रहता है। देखते हैं इसकी व्याख्या को। ऊष्मा ऊर्जा का क्षरण 3 प्रक्रियाओं द्वारा होता है, चालन, संवहन तथा विकिरण। थर्मस फ्लास्क इन तीनों प्रक्रियाओं से ऊष्मा ऊर्जा के क्षरण को रोकता है, अतः थर्मस फ्लास्क में रखा गर्म द्रव सुरक्षित बना रहता है। देखेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, 1.2 विशिष्ट घनत्व के द्रव में एक धातु के उस टुकड़े का भार क्या होगा जिसका भार हवा में 80 ग्राम और पानी में 70 ग्राम है? ए. 60 ग्राम, बी. 65 ग्राम, सी. 62 ग्राम, डी. 68 ग्राम। तो यहाँ पर सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा डी. 68 ग्राम। यहाँ पर आप इसकी व्याख्या को देख सकते हैं कि 68 कैसे आया। किसी द्रव का विशिष्ट घनत्व क्या होता है? द्रव में ठोस के भार में कमी, जल में ठोस के भार में कमी। या 1.2 यहाँ पर रखेंगे, द्रव में ठोस के भार में कमी, यानी कि 80 से 70 बटे में 80 से 70 आएगा। या इस प्रकार देखेंगे, द्रव में ठोस के भार में कमी बराबर 1.2 × 10 तो हो जाएगा 12, और द्रव में ठोस का भार 80 - 12 बराबर 68 ग्राम आ जाएगा इसका सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, ए. हाइग्रोमीटर से, बी. बैरोमीटर से, सी. हाइग्रोमीटर से, डी. तुंगतामापी एल्टीमीटर से। तो इन 4 ऑप्शन में से देखें कि वायुमंडलीय दाब मापा जाता है वह उपकरण है बी. बैरोमीटर से। देखेंगे इसकी व्याख्या को। हाइग्रोमीटर ऐसे उपकरण हैं जिनके द्वारा सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। हाइड्रोमीटर द्वारा द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। एल्टीमीटर द्वारा एक निश्चित स्तर के ऊपर किसी वस्तु की ऊंचाई मापी जाती है। बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब मापने का एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसके द्वारा मापा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से वैज्ञानिक पानी की टब में नहाते समय अचानक यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए बाहर निकल आए थे? ए. न्यूटन, बी. आइंस्टीन, सी. आर्किमिडीज, डी. ग्लासगो। तो इन 4 वैज्ञानिकों में से कौन से वैज्ञानिक थे जो पानी की टब में नहाते समय अचानक यूरेका चिल्लाते हुए बाहर निकल आए थे? तो उस वैज्ञानिक का नाम है सी. आर्किमिडीज। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसकी व्याख्या को। आर्किमिडीज ने उत्प्लावन बल का सिद्धांत इसी घटना के बाद दिया था। नहाते समय भरे टब से काफ़ी मात्रा में पानी बाहर आ गया, जिससे उनके दिमाग में उत्प्लावन बल की बात समझ में आई और उन्होंने उत्प्लावन बल
सिद्धांत को प्रतिपादित किया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सीमांत घर्षण निर्भर करता है ए तल की प्रकृति पर, बी तल की प्रकृति और अभिलंब प्रतिक्रिया पर, सी अभिलंब प्रतिक्रिया पर, डी तल के क्षेत्रफल पर। तो यहाँ पर सही उत्तर इसका देखा जाए तो हो जाएगा बी तल की प्रकृति और अभिलंब प्रतिक्रिया पर। देखते हैं इसके व्याख्या को। सीमांत घर्षण बल तल की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि तल खुरदरा है तो घर्षण अधिक होता है। यदि यह बल अभिलंब प्रतिक्रिया पर भी निर्भर करता है। यदि अभिलंब प्रतिक्रिया अधिक है तो सीमांत घर्षण अधिक होगा। अतः सीमांत घर्षण बल तल की प्रकृति और अभिलंब प्रतिक्रिया दोनों पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न दृढ़ता गुणांक का मात्रक है ए न्यूटन मीटर या न्यूटन प्रति मीटर, बी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, सी न्यूटन प्रति मीटर क्यूब, डी न्यूटन प्रति मीटर की यानी कि मीटर 4। तो इसका सही उत्तर देखें यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दृढ़ता गुणांक का मात्रक है। आगे देखते हैं इसके सॉल्यूशन को थोड़ा सा। दृढ़ता गुणांक बराबर क्या होता है अपरूपक प्रतिबल बटे अपरूपक विकृति यानी कि F/A/थीटा बराबर F/A थीटा यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है ए पृष्ठ तनाव के कारण, बी श्यानता के कारण, सी वातावरण घर्षण के कारण, डी गुरुत्वाकर्षण के कारण। और यह कितने एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर देखें कि वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है ए पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। देखेंगे इसके व्याख्या को। किसी भी द्रव के सतह पर एक तनाव बल कार्य करता है जिसे द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। इस तनाव के कारण द्रव की सतह का क्षेत्रफल कम हो जाता है। गोलाकार वस्तु की सतह का क्षेत्रफल सभी आकार के क्षेत्रफल से कम होता है। इसलिए पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोलाकार हो जाती है। द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है ए स्याही की श्यानता, बी केश की अभिक्रिया परिघटना, सी ब्लॉटिंग से होकर स्याही का विसरण, डी साइफन क्रिया। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा बी केश की अभिक्रिया परिघटना ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केश की अभिक्रिया परिघटना के कारण ब्लॉटिंग पेपर स्याही को सोख लेता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है लोहा पारा में डैश क्या हो जाता है ए डूबता है, बी तैरता है, सी उपलाता है, डी सभी। तो इन चार ऑप्शन में से देखें कि लोहा पारा में क्या हो जाता है तैरता रहता है। बी इसका सही उत्तर है। देखेंगे इसकी व्याख्या को।
लोहे का घनत्व पारा से कम होता है। यदि किसी पदार्थ का घनत्व द्रव से कम होता है तो वह पदार्थ द्रव में नहीं डूबेगी, अतः लोहा भी पारा में डूबता नहीं बल्कि वह पारे पर तैरता रहता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक टैंक आंशिक रूप से द्रव से भरा है जो समान क्षैतिज त्वरण के अधीन है। निम्नलिखित में से क्या टैंक में द्रव की सतह के लिए सही है? ए, द्रव सतह की दिशा में नीचे गिरती है और टैंक के पिछले हिस्से पर ऊपर उठती है। बी, द्रव सतह केवल टैंक के केंद्र पर गिरती है। सी, द्रव सतह क्षैतिज बनी रहती है। डी, द्रव सतह गति की दिशा में ऊपर उठती है और टैंक के पिछले हिस्से पर नीचे गिरती है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर यदि देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए, द्रव सतह गति की दिशा में नीचे गिरती है और टैंक के पिछले हिस्से पर ऊपर उठती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न से पहले इसकी व्याख्या को देखेंगे एक बार। हम जानते हैं कि तरल क्षैतिज त्वरित होता है, इसलिए एक ही क्षैतिज रेखा में स्थित दो बिंदुओं पर दाब एक समान नहीं होगा, अतः द्रव सतह की दिशा नीचे गिरेगी तथा टैंक के पिछले भाग में ऊपर उठेगी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस घटना को क्या कहते हैं? ए, श्यानता। बी, उत्प्लावकता। सी, पृष्ठ तनाव। डी, व्यतिकरण। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी, पृष्ठ तनाव। देखेंगे इसकी व्याख्या की तरफ। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में अणुओं के मध्य लगने वाले संसंजक बल के कारण न्यूनतम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिनके कारण उसका पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहता है। इसे ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसका प्रतीक टी तथा एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है, यानी कि टी बराबर F/L। अतः सही उत्तर हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, सामान्यतया पदार्थों की भौतिक अवस्था के वर्गीकरण में शामिल नहीं है। ए, गैस। बी, द्रव। सी, कोलाइडल। डी, ठोस। तो इसका सही उत्तर देखें कि इन चार ऑप्शन में से इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी, कोलाइडल। देखेंगे इसकी व्याख्या को एक बार। कोलाइडल अवस्था जैविक प्रणालियों और कई व्यवहारिक स्थितियों में बहुत व्यापक है। इसके मूलतः दो चरण होते हैं। पहला सतत चरण यानी कि फैलाव माध्यम, और दूसरा कण चरण यानी कि कोलाइडी अथवा कोलाइडी अवस्था के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं: म्यूनीज, जेली, जिलेटिन, मिट्टी युक्त पानी आदि। तो यहाँ पर इस प्रकार इसका विकल्प सी सही है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जल शुद्धिकरण के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? ए, टर्गर दबाव। बी, परासरण। सी, विपरीत परासरण। डी, साइटोलिसिस। तो जल शुद्धिकरण के लिए इन चार ऑप्शन में से कौन सी विधि उपयुक्त या प्रयुक्त की जाती है? तो इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी, विपरीत परासरण विधि होती है। देखेंगे इसकी व्याख्या को।
जल के शुद्धिकरण के लिए विपरीत परासरण यानी कि रिजर्व ऑस्मोसिस विधि प्रयुक्त की जाती है। परासरण दो भिन्न सांद्रता वाले घोलों के बीच होने वाली एक विशेष प्रकार की विसरण प्रक्रिया है या क्रिया है जो एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है? ए आयोडीन, बी नाइट्रोजन, सी सुक्रोज, डी कैल्शियम। तो इन 4 ऑप्शन में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा 61 का ए आयोडीन। व्याख्या को इसके देखते हैं एक बार। ऊर्ध्वपातन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और पुनः गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। आयोडीन, कपूर आदि ऊर्ध्वपातन के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर आज के क्लास के सभी प्रश्न कंप्लीट होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह क्लासें कैसी अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही, या कोई जो कमी आपको महसूस होती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे और यदि आप सभी लोगों को अच्छी लग रही तो प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो मिलते हैं फिर इसी क्लास या इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।